हमने देखा कि किसान बिल क्या है, इसके प्रावधान क्या हैं और एज अ सोसाइटी हमें इसके क्या इम्प्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट और लॉन्गर रन में। लेकिन क्या इतना ही कुछ सफिशिएंट है या कुछ ऐसी कहानी भी है जो हमें नहीं पता? इसकी कुछ ऐसी पृष्ठभूमि भी है जो हमारे लिए एज अ सिटीजन जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मित्रों, जानते हैं अगले भाग में कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्यों ये इतना अनिवार्य है और इस समय ही लाना क्यों ज़रूरी है। 2013-14 में यूपीए सरकार को ये अनुमान हो गया था कि अब वो सत्ता में नहीं आएंगे। एनडीए की लोकप्रियता पे किसी को संशय था नहीं। तो जैसा कि राजनीति का धर्म है, मनमोहन सिंह सरकार ने जाते जाते एक ऐसी वेलफेयर स्कीम की घोषणा की जो किसी भी देश की सरकार के लिए आर्थिक रूप से असंभव थी और किसी भी देश की जीडीपी के लिए घातक। ये एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी सोशल वेलफेयर स्कीम थी। ये थी नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम। इसके अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को सबसे सस्ती दरों में अनाज देना था। ये डब्ल्यूटीए की सबसे विवादित और डिबेटेड स्कीम थी क्योंकि ये सब्सिडी के नियमों के भी परे थी। जब बीजेपी सत्ता में आई, उन्होंने जैसे तैसे मैनेज किया। उनके अपने इलेक्टोरियल वायदे थे, जैसे कि आपने जेटली जी, मोदी जी के भाषणों में सुना होगा, वो भी पूरे करने थे। हम जीडीपी पे क्वेश्चन करते हैं, हम प्राइस फ्लक्चुएशन पे क्वेश्चन करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन हम कोर इकोनॉमिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। एफसीआई का भ्रष्टाचार, गोदामों में सड़ रहा अनाज, जिसके कारण बढ़ रही खाद्यान्न कीमतें, इसके कारण बढ़ रही महंगाई और गरीबी, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्राइसिस, पानी का कमर्शियल इस्तेमाल, क्रॉप पैटर्न का बिगड़ना और इनोवेशंस को मौका नहीं मिल पाना, ये सारी समस्याएं हैं जिससे हमें सिर्फ निजात नहीं चाहिए बल्कि जल्द से जल्द निजात चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जब सब कुछ इतना अच्छा है तो क्या सरकार को इन अधिनियमों में कुछ बदलाव करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। एसडीएम और कलेक्टर सरकार के नुमाइंदे होते हैं, सब नहीं लेकिन बहुत से होते हैं। कोर्ट इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी तरह के दबाव में, किसी तरह के इन्फ्लुएंस में नहीं आती है। इसलिए आवश्यकता है कि एग्रीकल्चरल ट्रिब्यूनल बनाई जानी चाहिए जो कि फास्ट ट्रैक पर इस तरह के मैटर्स की सुनवाई करें। दूसरी समस्या है फ्लाई बाय नाइट बायर्स की। आयरॉनिकली पैन कार्ड बनवा पाना इतना मुश्किल नहीं है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास पैन है लेकिन वो सस्पिशियस है और अगर वो किसी किसान के साथ व्यापार करता है या कोई खरीद करता है तो ये डर है कि वो वहाँ ठगी कर सकता है। इसलिए सिर्फ पैन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, किसी अन्य गवर्नमेंट साइट का ई रजिस्ट्रेशन होना ट्रैकिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि यदि सरकार इन सब बातों पर गौर कर भी ले और इन बातों को मान भी ले तो क्या वो किसान जो दिल्ली की सर्दी में सिर्फ अपनी जान जोखिम पे डाल ही नहीं रहे बल्कि गवा भी रहे हैं, क्या वो ये आंदोलन खत्म कर देंगे? और आखिर ये हैं कौन, आए कहाँ से हैं? इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों पे आना, 60 दिन तक 65 दिन तक अपने खाने का इंतज़ाम खुद से कर पाना, बुवाई की कटाई की चिंता ना होना, ये किसी गरीब प्रदेश की, किसी गरीब राज्य के किसान की बस की बात नहीं है। हमने बात की थी कि 80% किसान एमएसपी का उपयोग नहीं करते हैं और 94% किसान एपीएमसी में अपना उत्पादन नहीं बेचते हैं। ये वो 20% और 6% किसान हैं जो किसान बिल से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी मोस्टली एमएसपी पर टिकी है। 88% चावल और 70% गेहूं एमएसपी पर उठता है और यहाँ मुख्य तौर पर उगता भी वही है। ऐसा इसलिए है कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव पंजाब और हरियाणा पर पड़ा, क्योंकि ये राज्य पहले से ही समृद्ध थे, सेवाओं में, तकनीकी में, सिंचाई में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। इसलिए हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ इन्हें मिला और अब सबसे ज़्यादा समस्या भी इन्हें ही हो रही है। एक सबसे बड़ा डर ये है कि अब एमएसपी और एपीएमसी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। सरकार का कहना है कि हम एपीएमसी खत्म नहीं कर रहे, लेकिन किसानों की वो बाध्यता खत्म कर रहे हैं जिसके कारण उन्हें सिर्फ एपीएमसी में ही अपना उत्पादन बेचना पड़े। हम उन्हें विकल्प देकर उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं।
जब हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जिसके साथ चाहे उसके साथ व्यापार कर सकता है, तो किसान क्यों नहीं कर सकता? ये अधिकार एकाधिकार क्यों हो? ये अधिकार सिर्फ एपीएमसी के पास क्यों हो? हम एकाधिकार खत्म करना चाह रहे हैं और किसानों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये एकाधिकार और विश्वास की लड़ाई है। सरकार चाहती है कि स्वस्थ प्रतियोगिता आए। स्वस्थ प्रतियोगिता चीज़ों को बेहतर बनाती है और एकाधिकार किसी भी देश के लिए, किसी भी मार्केट के लिए हानिकारक होता है। अब क्योंकि सरकार आंदोलनकारियों का विश्वास नहीं जीत पा रही है, इसलिए उन्हें नोटिफिकेशन द्वारा ये बात कहनी चाहिए कि वो एमएसपी और एपीएमसी की व्यवस्था खत्म नहीं कर रहे हैं। आढ़तियों की सुरक्षा भी सरकार की ही जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें आढ़तियों के लिए अन्य रोजगार विकल्प निकालने चाहिए। जितने टैक्सेस वो एपीएमसी पर लगा रहे हैं, उसके समानांतर टैक्सेस उन्हें प्राइवेट मार्केट पे भी लगाने चाहिए और वो बड़े मार्केट प्लेयर्स जो यहाँ आना चाहते हैं उनसे कुछ बड़ा अमाउंट एज अ सिक्योरिटी लेना चाहिए। आंदोलनकारियों को चाहिए कि वो अपनी मांगे समझदारी से उठाएं। लगभग पूरे देश की सहानुभूति उनके साथ है और सरकार ये जिम्मा ले रही है कि वो आंदोलनकारियों को मनाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे में खालिस्तान की मांग करके और दंगाइयों की रिहाई की मांग करके वो अपने आंदोलन को हाईजैक ना होने दें। बहुत से लोगों का ये कहना है कि यह आंदोलन दरअसल पंजाब और हरियाणा के आढ़तियों का आंदोलन है और ये बात बहुत मायने में सही भी है। ये दिल्ली के नज़दीक भी हैं, ये आंदोलन करने की ताकत भी रखते हैं, पॉलिटिकली भी अच्छा पावर होल्ड करते हैं और सरकार के ऊपर ठीक ठाक दबाव भी बना सकते हैं। और सरकार को चाहिए कि वो अधिनियम खत्म ना करे, लेकिन अधिनियमों में ऐसे संशोधन करें जिससे कि आंदोलनकारियों का विश्वास जीता जा सके। कृषि सुधार समय की मांग है। लॉन्ग शॉर्ट रन में हमें एज अ सोसाइटी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।